हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक वेबसाइट्स। और आज की इस वीडियो के अंदर हम रूरल डेवलपमेंट की यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रूरल डेवलपमेंट की यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम कंटेंट्स देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले हम श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, गुड़गांव एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, मर्थनदाम एक्सपेरिमेंट, बड़ौदा एक्सपेरिमेंट, फिरखा डेवलपमेंट स्कीम, इटावा पायलट प्रोजेक्ट, नीलोक खेरी एक्सपेरिमेंट, अप्रोचेस टू रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो दोस्तों, ये कुछ कंटेंट्स हैं हमारे, और इस यूनिट के अंदर हम कुल मिलाकर के सारे प्रोग्राम्स के बारे में या फिर जो भी प्रोजेक्ट रन करे गए थे गवर्नमेंट के द्वारा या फिर जो भी पर्सनल प्रोजेक्ट्स थे कुछ बड़े लोगों के, उन सब सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा एक्सपेरिमेंट आता है वो आता है श्री निकेतन। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट जो था वो जो टैगोर जी थे उनके टाइम का था। ड्यूरिंग द टाइम व्हेन टैगोर वाज इन चार्ज ऑफ फैमिलीज स्टेट्स इन ईस्ट बंगाल, ही वाज सपोज टू पॉवर्टी एंड ऑपरेशन का मतलब होता है जुल्म। तो एक्चुअली क्या था, जब टैगोर जी वहाँ पे थे, ईस्ट बंगाल में थे, तो वो पूरी जो स्टेट थे ना उनके हेड थे वो। और वो जो एक्सपोज थे, एक्सपोज का मतलब क्या है कि वो मतलब जो स्टेट थी उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा गरीब थी और बहुत ज़्यादा जुल्मों का उन्हें बहुत फेस करना पड़ रहा था। This made him nearly sensitive towards these people and he decided to pull them out of this poverty and oppression. तो इसी वजह से उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिवली वो हो गए थे, डैमेज हो गए थे। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अब इन लोगों को गरीबी से और ये जो जुल्म हो रहे हैं इनके ऊपर से निकालेंगे, इनमें बाहर निकालेंगे लोगों को। तो उन्होंने क्या किया था, लियोनार्ड एम फर्स्ट जो थे वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स टैगोर्स आइडियोलॉजी। और जो लियोनार्ड थे वो अट्रैक्ट हो गए थे टैगोर की इस आइडियोलॉजी से। और वो कौन थे? वो थे ब्रिटिश एग्रोनॉमिस्ट थे वो, जो कि इंडिया आए थे फ्रॉम द इनविटेशन ऑफ टैगोर टू वर्क विद हिम। और टैगोर जी जो थे उन्होंने इनविटेशन दिया था लियोनार्ड को कि आप आओ यहाँ पे और मेरे साथ काम कीजिए इन लोगों को पॉवर्टी से और जो भी ऑपरेशन है उससे निकालने का। ठीक है। बोथ फॉर्मुलेट मेथड्स फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। उन दोनों ने काम किया और कुछ ना कुछ ऐसे फॉर्मूलाज, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए कि सोशली और इकोनॉमिकली वो एक चेंज ला सकें। द इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल रिकन्स्ट्रक्शन इन श्री निकेतन वॉज इस्टेब्लिश इन 1920। और जो इंस्टीट्यूट था रूरल रिकन्स्ट्रक्शन का वो श्री निकेतन में बना 1920 में। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर दो स्कीम्स ऐसी हैं, दो एक्सपेरिमेंट ऐसे होने वाले जो 1920 में ही होंगे। ओके। The object was to bring back life and make villagers self-reliant and self-respectful, more on objectives of mission. तो अब क्या है कि ये जो ऑब्जेक्टिव था, इसका जो मेन ऑब्जेक्ट कह सकते हो आप, कि लोगों की जो ज़िंदगी है उनको वापस लेके आना, उनको वापस देना। क्योंकि लोगों को इतना जुल्म हो चुका था कि वो जीना ही नहीं चाहते थे या फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे अपनी लाइफ से। तो ये चीज़ टैगोर जी को बहुत ज़्यादा चुभ रही थी। तो इस वजह से उन्होंने ये सोचा कि इन लोगों को सबसे पहले इस गरीबी से और ये जो जुल्म की ज़िंदगी है इससे बाहर निकाला जाए और इनको इनकी ज़िंदगी वापस लौटाई जाए। ये अपनी सेल्फ रिलायंट, अपने खुद के भरोसे पे जी सकें और खुद की इज्जत से जी सकें। ठीक है। अगर हम इसके और ऑब्जेक्टिव्स की बात करें और मिशंस की बात करें तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव या फिर मिशन है टू विन द फ्रेंडशिप। अब कैसे इन्होंने इन लोगों का, किस तरीके से इन लोगों ने बाहर निकालने की कोशिश करी, एक्चुअली में कैसे कैसे इन्होंने काम किया वो देख लेते हैं। इन्होंने सबसे पहले फ्रेंडशिप और अफेक्शन जो था विलेजर्स का उसको जीतने की कोशिश करी। उन्होंने उनके हिसाब से ही बात करी, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या क्या सॉल्यूशन होने चाहिए। एक तरीके से कहते हैं ना आज के टाइम में सर्वे लेना, तो उन्होंने वैसे ही सर्वे लिया था। और वहाँ पे उस टाइम पे लोग इतने ज़्यादा परेशान थे कि आप डायरेक्टली सर्वे नहीं ले सकते। तो इस वजह से आपको क्या करना पड़ता है, फ्रेंडशिप करनी पड़ती है, उनका अफेक्शन मतलब कि जो विलेजर्स हैं उनसे जुड़ना पड़ेगा आपको, सो दैट आप उनसे कनेक्ट कर सको, आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सको एंड उनके अकॉर्डिंग ही सॉल्यूशन निकाल सको। ऐसा सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए जो आपको प्रॉब्लम दे, है ना। टू टेक प्रॉब्लम एंड स्टडी इट टू फाइंड अ सॉल्यूशन। और जिससे कि वो फार्मर्स की या फिर जो विलेजर्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम है उनको ले सके, स्टडी कर सके और उसका एक सॉल्यूशन फाइंड कर सके।
गिव स्टूडेंट्स अ प्रैक्टिकल अप्रोच लाइक इन कल्टिवेशन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये भी था कि जो स्टूडेंट्स थे उनको एक प्रैक्टिकल अप्रोच देना, क्योंकि थियोरेटिकल अप्रोच तो आपको कोई भी दे सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो प्रैक्टिकल अप्रोच देने का इनका एक मोटो था, जैसे कि कल्टीवेशन में, डेयरी में और एनिमल हस्बेंड्री में और कारपेंट्री, स्मिथिंग, वीविंग, सैनिटेशन एक्सेट्रा, और भी कई सारी चीज़ों में। टू एजुकेट स्टूडेंट्स हाउ साइंस कनेक्ट्स देयर प्रैक्टिकल वर्क, और किस तरीके से आप साइंस का यूज़ कर सकते हो अपने प्रैक्टिकल वर्क के अंदर, क्योंकि एज वी नो साइंस जो होती है वो आपके काम को ईजी कर देती है। तो आपको ये चीज़ उनको ये चीज़ सिखाई गई कि प्रैक्टिकल वर्क के अंदर आप साइंस का किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। टू एनकरेज स्टूडेंट्स एंड स्टाफ टू नो द इशू एंड विलिंग सेक्रीफाइस फॉर देयर पीपल फॉर सराउंडिंग विलेजेस। तो इन्होंने क्या किया, इनका जो भी इनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, जो भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसके अंदर एक कम्युनिटी तो पक्का बनी होगी। तो उस कम्युनिटी के जितने भी स्टूडेंट्स थे या फिर जो स्टाफ थे, उनको इन्होंने इस तरीके से इशू एक्सप्लेन किया कि उनके अंदर एक विल आने लगी कि हाँ, वो अगर कुछ आगे चल के आपदा आती है, आगे चल के कोई दिक्कत आती है, तो वो अपने जो सराउंडिंग के विलेजर्स हैं उनको हेल्प कर सकें या फिर उनके लिए सेक्रीफाइस कर सकें, ठीक है, अपनी रिसोर्सेज को या फिर अपने आप को भी। ट्रेन स्टूडेंट्स हाउ मच फिजिकली एंड मोरली थिंग वर्थ एंड यूटिलाइज इट मोर एफिशिएंटली। उन्होंने स्टूडेंट्स को ये भी सिखाया है कि किस तरीके से फिजिकल और मोरल चीज़ें जो हैं वो कितनी कीमत होती है उन चीज़ों की, कि फिजिकल आपकी स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी आप उतने ज़्यादा वर्थी होगे, राइट। और मोरल, जो आपके मोरल हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, तो उनकी कीमत क्या है और उनको आप किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो अच्छे से। तो ये वाली चीज़ें भी इस स्कीम के अंदर थी। द एक्सपेरिमेंट वॉज स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय अ टीम ऑफ फॉरेनर्स एंड बेंगालीज। जो एक्सपेरिमेंट था वो स्ट्रांगली सपोर्ट किया गया था टीमों के द्वारा, जो कि फॉरेन टीम थी और एक बेंगालीज थे। इन दोनों ने ही इस स्कीम को सपोर्ट किया था, क्योंकि बेंगालीज की साइड टैगोर जी थे और फॉरेनर्स की साइड लियोनार्ड थे। कवर्ड 4 जनरल एरियाज़ ब्रॉडली। इन्होंने 4 जो है ना जनरल एरियाज़ के ऊपर फोकस किया था। सबसे पहला एग्रीकल्चर, सेकंड क्राफ्ट्स, तीसरा इंडस्ट्रीज़ एंड विलेजेस वेलफेयर और चौथा एजुकेशन। तो ये 4 एरियाज़ थे जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस था इनका, ठीक है, और सबसे ज़्यादा इन्होंने कोशिश करी थी कि इन चारों सेक्टर्स को सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो किया जाए। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन 3 फेजेस, और इसके अंदर भी 3 फेजेस थे एग्रीकल्चर की अगर बात की जाए तो। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करना, मतलब कि मिट्टी को जांचने वाली जो सारी चीज़ें थी वो एक्सपेरिमेंट। ट्रेनिंग की इस जैसे एक डिमॉन्स्ट्रेशन भी करके दिखाते थे ये लोग। सैम्पल एक फील्ड होती थी, उसके अंदर सारी चीज़ें ट्रेन करा जाता था कि किस तरीके से आप कल्टीवेशन कर सकते हो, किस तरीके से नहीं कर सकते हो, किस तरीके से सारी चीज़ें करी जानी चाहिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच देने के लिए। फिर आता है थर्ड, एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन का मतलब क्या है वो पढ़ लेते हैं। एक्सटेंशन वॉज गिवन मच प्रायोरिटी। जो एक्सटेंशन था उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी। अ सैम्पल प्लॉट वॉज क्रिएटेड टू गिव रियल लाइफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। और जो ये क्या होता था, एक्सटेंशन क्या होता था, मान के चलिए एक्सपेरिमेंट आपको बता दिया थियोरेटिकली, ट्रेनिंग आपको दे दी एक तरीके से थियोरेटिकली, और एक्सटेंशन में लास्ट में आपको फील्ड दी जाती थी एक सैम्पल डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए, जहाँ पे आप रियल लाइफ में ट्रेनिंग ले सकते हो, ठीक है। 1 or 2 agriculture workers from Sriniketan often used to village to supervise all activities। इसके अंदर क्या होता था, 1 या 2 एग्रीकल्चर वर्कर्स जो होते थे श्रीनिकेतन से, वो विलेज के अंदर सुपरवाइज करने का काम करते थे सारी एक्टिविटीज़ को, ओके। डेयरी, पोल्ट्री, pisciculture एंड बी कीपिंग आल्सो बिकेम सेलेंट एक्टिविटीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो डेयरी हो गया, पोल्ट्री हो गया, ये जो थी ना बी कीपिंग मतलब जैसे आपको शहद हो गया तो उसके लिए आपको मधुमक्खियाँ रखनी पड़ेंगी, तो बी कीपिंग। तो ये जो चीज़ें थी ये साइलेंट फीचर्स बन गई थी, मतलब ये भी इसके अंदर एक्टिविटीज़ धीरे धीरे जुड़ रही थी, ठीक है। चलिए अब हम इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस के अंदर क्या है, कोऑपरेटिव मूवमेंट वाज अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर मेन जो एक्सपेक्ट था ना वो ये था कि कोऑपरेटिव मूवमेंट होना चाहिए। कोऑपरेटिव मतलब कॉपरेशन, मतलब कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल है एंड वो लोग आपस में काम को बांट रहे हैं, आपस में काम को डिवाइड कर रहे हैं एंड मैनेज कर रहे हैं आपस में ही, तो उसको कोऑपरेटिव मूवमेंट कहते हैं। अनदर कॉन्सेप्ट धर्मगोला वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1928। तो ये वाली जो स्कीम थी 1920 में रिलीज़ करी गई थी और इंट्रोड्यूस की गई थी, लेकिन क्या हुआ था कि एक अनदर कॉन्सेप्ट भी आया था, एक नई स्कीम या कह सकते हो आप, धर्मगोला, वो 1928 में आया था, मतलब 8 साल बाद। reflects the principle of cooperative was introduced to benefit villages as far as hard times they can deposit some amount of money and allow to borrow also as per these affordability on minimum interest payable।
तो एक्चुअली क्या था कि धर्मगोला का काम ये था कि एक स्कीम थी जिसके अंदर जो कॉपरेशन था वो आप देख सकते हो, इसका मेन प्रिंसिपल कॉपरेशन था, क्योंकि ये विलेजर्स को हेल्प करता था उनकी मुश्किल समय में कैसे, क्योंकि जो विलेजर्स होते थे वो कुछ अमाउंट ऑफ मनी इकट्ठा करते रहते थे हर महीने या हर दिन या जैसे भी उनकी अफोर्डेबिलिटी होती है उस हिसाब से। एंड अगर किसी को ज़रूरत होती थी तो एक मिनिमम इंटरेस्ट जो देना पड़ता था, जो बोरोवर है तो उसको मिनिमम इंटरेस्ट देना पड़ता था एंड कोई भी पैसे बोरो कर सकता था। ठीक है। महिला समितिज प्लेड अ कंसिडरेबल रोल इन द इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी। जो महिला समितिज होती थी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर में एक कम्युनिटी के अंदर। ठीक है। अब इसके ज़रा ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। तो इसके दो ड्रॉबैक्स हैं मेनली। सबसे पहले इसको गवर्नमेंट ने ना हेल्प और सपोर्ट नहीं किया। ये स्कीम पूरी तैयार थी, काम भी करने लगी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको कोई भी सपोर्ट नहीं किया फंड्स में या किसी भी चीज़ में। कुडेंट रिसर्च हैंस प्रोग्राम बीइंग लिमिटेड। और ये जो रिसर्च थी ना इस प्रोग्राम की वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई, जिसकी वजह से जो प्रोग्राम था वो लिमिटेड होके रह गया। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो आता है वो आता है हमारा गुड़गांव एक्सपेरिमेंट। रूरल अपलिफ्टमेंट मूवमेंट ऑन अ मास स्केल वॉज फर्स्ट स्टार्टेड बाय मिस्टर F.L. ब्रायन इन 1920। तो ये वाला जो गुड़गांव एक्सपेरिमेंट है ये भी 1920 में ही स्टार्ट हुआ था और इनको स्टार्ट करने वाले थे मिस्टर F.L. ब्रायन। ठीक है। और ये मास स्केल के ऊपर हुआ था। इसके अंदर क्या था, इसका मोटिव क्या था, प्रोमोटेड बैकवर्डनेस, पॉवर्टी एंड मिजरी ऑफ पीपल। जो बैकवर्डनेस थी, उजड़ापन था, गरीबी थी, उन सब चीज़ों को इन्होंने प्रोमोट मतलब उन सब चीज़ों से निकालने का इन्होंने एक वो किया कि इन सब चीज़ों से लोगों को नहीं रहना चाहिए, निकलना चाहिए बैकवर्डनेस से, पॉवर्टी से, मिजरी से। आफ्टर 7 years ऑफ स्टडी ही डेवलप्ड दिस स्कीम एंड द ऑब्जेक्टिव्स आर। उन्होंने 7 साल इस चीज़ की स्टडी करी थी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उनके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और उसके बाद ही उन्होंने ये वाली जो स्कीम थी उसको डेवलप किया था। इसके टोटल 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला है इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसे बढ़ाओ। दूसरा है कंट्रोल एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, जो काम का खर्चा नहीं है उसे कम कर दो। इम्प्रूव द हेल्थ, अपनी सेहत को बढ़ाओ। चौथा है डेवलप फीलिंग ऑफ वुमेन एजुकेशन, जो वुमेन एजुकेशन है उसको बढ़ावा दो। होम डेवलपमेंट वर्क, जो भी आपके घर हैं कच्चे बने हुए हैं तो उन्हें आप पक्का बनाओ सो दैट आप अच्छे से रह सको। तो ये मेनली 5 ऑब्जेक्टिव्स थे इस स्कीम के। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इस स्कीम का, ही टुक होल डिस्ट्रिक्ट एज फील्ड ऑफ ऑपरेशन एंड अप्रोच द एरियाज विद एवरी फॉर्म ऑफ प्रोपेगेंडा एंड पब्लिसिटी। इन्होंने क्या किया था कि जो पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट थी ना उसको ही अपना फील्ड बना लिया था, जिसके अंदर ये सारे के सारे ऑपरेशंस करते थे, अप्रोचेस लगाते थे, जो भी इन्होंने अपना सोच रखा है वो पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट में एक साथ अप्लाई होता था। और ये हर एक कोने में गए थे उस एरिया के अपने प्रोपोगेंडो को लेके या फिर पब्लिसिटी करने के लिए। विलेज गाइड्स वर पोस्टेड इन ईच विलेज, जो विलेज गाइड्स थे वो हर एक गांव के अंदर छोड़े गए थे। हु एक्टेड एज द चैनल टू पास ऑन इंफॉर्मेशन टू द विलेजर्स। इसके अंदर क्या होता था कि जो भी विलेजर्स को इन्फॉर्मेशन पास करनी है उनका काम ये करते थे। ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड इम्प्रूव्ड सीड्स, इम्प्लीमेंट्स मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन एक्सेट्रा। इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था, जैसे कि हमें क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, इनका मेन ऑब्जेक्टिव तो ये था कि आप सबसे ज़्यादा क्रॉप्स को उगाइए। तो क्रॉप्स को उगाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि सीड्स जो होने चाहिए वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, जो बहुत अच्छे से उग जाएँ, है ना, तो जिनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो। तो इसी वजह से इन्होंने इम्प्रूव किए थे इस सीड्स को, एज वेल एज जो हमारा कल्टिवेशन का मेथड होना चाहिए वो भी एक अच्छा होना चाहिए, इम्प्लीमेंट जो करते हैं हम वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो वो भी इन्होंने हमें मतलब एक तरीके से बताया था या फिर इंट्रोड्यूस किया था। एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रायन वर, जो ब्रायन ने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस करी थी, तो टोटल 4 एक्टिविटीज़ करी थी। सबसे पहला स्कूल ऑफ रूरल इकोनॉमी टू ट्रेन द विलेज गाइड्स इन 1925। उन्होंने एक रूरल इकोनॉमी में एक स्कूल बनाया था जिससे वो विलेज गाइड्स को गाइड कर सकें, ट्रेन कर सकें 1925 के अंदर। A domestic school of economic was trained groups of women under women and children welfare in 1926। और उन्होंने एक डोमेस्टिक स्कूल बनाया जिसके अंदर एक वो वुमेन्स का जो ग्रुप होता था उसको ट्रेन करते थे, और वो जो ट्रेनिंग होती थी ना वो वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के अंदर आती थी। और वो कभी स्टार्ट हुआ था 1926 में। हेल्थ एसोसिएशन रन्स 5 हेल्थ सेंटर्स इन द डिस्ट्रिक्ट। जो हेल्थ एसोसिएशन थी वो 5 हेल्थ केयर सेंटर्स चलाती थी इन द डिस्ट्रिक्ट। अब वुमेन इंस्टीट्यूट एट गुड़गांव टू मैनेज द लेडीज़ गार्डन। और जो लेडीज़ गार्डन था उसको मैनेज करने का जो काम होता था वो एक वुमेन इंस्टीट्यूट करती थी जो कि गुड़गांव की थी।
ठीक है। अब अगर इसके ड्रॉबैक्स की बात करें तो ड्रॉबैक्स इसके 4 हैं। सबसे पहला है विलेज गाइड्स वर नॉट टेक्निकल मैन नहीं थे, मतलब कि उनको टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स थे वो चीज़ें नहीं पता थी। वेरी लिटिल परमानेंट वैल्यू वाज अचीव्ड, जिसकी वजह से बहुत कम परमानेंट वैल्यू जो थी वो अचीव हुई थी। एक तरीके से आपको कम्युनिकेशन तो मिल गया कि आप अपनी जो चीज़ें हैं उनको पूरे के पूरे गांव में फैला पा रहे हो, लेकिन एक्चुअली अगर किसी को हेल्प चाहिए, कोई टेक्निकल हेल्प चाहिए कि हमें ये कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो ये वाली चीज़ें पॉसिबल नहीं थी क्योंकि ये वाली चीज़ गाइड्स को नहीं आती थी। कुडंट डेवलप लीडरशिप इन विलेज, और ये लीडरशिप विलेज के अंदर नहीं बना पाए, एक मुखिया नहीं बन पाए एक गांव का, जो कि एक बहुत बड़ी दिक्कत है क्योंकि जो गांव वाले होते हैं उन्हें एक मुखिया चाहिए होता है जिससे वो अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम्स को कंसल्ट कर सकें एंड रिजॉल्व कर सकें। और ये बात आज की नहीं हो रही है, बात बहुत पहले की हो रही है, और पहले हर गाँव का एक मुखिया ज़रूर होता था, या फिर मैं कह सकता हूँ लीडर ज़रूर होता था। Project was based on sentiments of F.L. Bryne, and when he transferred gradually this program stopped. ये जो प्रोग्राम था पूरा, ये जो प्रोजेक्ट था पूरा, ये सेंटिमेंट्स के ऊपर चलता था। मतलब जो ब्रायन ने बहुत जो ऑब्जर्व किया था, उनकी ऑब्जर्वेशंस, उनकी जो फीलिंग्स थी, उनके ऊपर ये प्रोजेक्ट पूरा सेटल्ड था। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, जब उन्होंने ये ट्रांसफ़र किया या फिर वो जब उनकी डेथ हुई या फिर वो यहाँ से चले गए, तो उसके बाद ये वाला जो प्रोग्राम था ये ग्रेजुअली कम होने लगा, धीरे धीरे करके ये बंद ही हो गया। मेन रीज़न ऑफ फेलियर वॉज दैट द रिफॉर्म्स वर इम्पोज्ड ऑन पीपल रैदर देन इनिशिएटेड बाय देमसेल्व्स। एक्चुअली क्या था कि इसका मेन रीज़न जो फेलियर का था वो ये था कि पीपलों के जो लोग थे ना, उनके ऊपर एक तरीके से ये थोपा गया था, ना कि लोगों ने ये खुद से वो किया, एक्सेप्ट किया। ठीक है, लोगों के ऊपर ये क्या किया गया, थोपा गया। ओके, फिर आता है मर्थनदाम एक्सपेरिमेंट। मर्थनदाम एक्सपेरिमेंट हमारा थर्ड है। इसके अंदर क्या है कि वर्क कमेंस्ड बाय, इसका जो वर्क था वो किसने स्टार्ट किया था, डॉक्टर स्पेंसर हैच। ओके, एन अमेरिकन एग्रीकल्चर एक्सपर्ट इन ट्रैवनकोर अंडर ऑस्पिशियस ऑफ YMCA इन 1921। ये जो हैच थे ये एक एग्रीकल्चरल अमेरिकन एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट थे, और ये ऑस्पिशियस थे YMCA के अंदर, और ये 1921 में एक तरीके से इसका जो काम था वो स्टार्ट हुआ था। दिस विलेज वॉज अनडेवलप्ड इकोनॉमिकली एंड इकोनॉमिक कंडीशन वॉज नेटिव मेजॉरिटी ऑफ वॉज पुअर। ये जो गांव था इसकी जो इकोनॉमिकली डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत कम डेवलप था ये, बहुत डाउन ग्रेडेड था ये, और जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो मेजॉरिटी की अगर बात करें तो वो पुअर ही थी, और बहुत माइनॉरिटी थी जो थोड़ी बहुत मीडियम उसमें आती है, मिडिल क्लास में आती है। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो 5 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे इसके। सबसे पहला है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, दूसरा है मेंटल डेवलपमेंट, तीसरा फिजिकल डेवलपमेंट, तीसरा सोशल डेवलपमेंट, और चौथा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डॉक्टर हैच इम्प्लीमेंटेड एन ऑल राउंड डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन। डॉक्टर हैच जो थे उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था एक पूरा का पूरा डेवलपमेंट प्लान, जिसके अंदर एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन सब इंक्लूडेड था। द एक्सटेंशन सेक्रेटरी वॉज अपॉइंटेड टू सुपरवाइज द एक्टिविटीज़ ऑफ ग्रुप। एक एक्सटेंशन सेक्रेटरी को भी अपॉइंट किया गया था जिससे वो सुपरवाइज कर सकते हैं सारी की सारी एक्टिविटीज़ को जो कि ग्रुप के अंदर हो रही हैं। इट वॉज एन स्ट्रैटेजिक पोजिशन टू सर्व द विलेजेस। ये एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी जिससे वो विलेजेस को क्या कर सकते थे, सर्व कर सकते थे, या फिर उनकी सेवा कर सकते थे, या फिर उनकी हेल्प कर सकते थे। केप्ट प्राइजेज, ओके, सो केप्ट प्राइजेज वर बुल्स एंड गोट्स, मॉडल bee lives, demonstration plot for improving gain, and vegetable seeds, poultry runs with prize laying hens, weaving shed, etc. अब क्या होता था कि इन्होंने ये वाली जो स्कीम थी इसके अंदर कुछ प्राइजेस भी रखे हुए थे। जो प्राइजेस थे वो ये थे कि बुल्स मिल सकती हैं, भैंसें मिल सकती हैं आपको प्राइज़ के अंदर, गोट्स मिल सकती हैं, या फिर जो बी हैं, मधुमक्खियाँ हैं वो मिल सकती हैं, और उसके अलावा जो प्लॉट्स हैं वो मिल सकते हैं, जिससे आप अपने जो गेन्स और जो आपकी वेजिटेबल सीड्स हैं उनको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो या फिर ग्रो कर सकते हो, और भी कई सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल सकती थी एज अ प्राइज। इनसाइड द सेंटर देयर वॉज इक्विपमेंट लाइक हनी एक्सट्रैक्टर, और उस सेंटर के अंदर कुछ इक्विपमेंट्स भी थे जैसे कि हनी एक्सट्रैक्टर, हेल्थ चार्ट्स, आइटम नीडेड फॉर अदर कॉटेजेस वेकेशंस। सक्सेसफुल आउटपुट ऑफ दिस प्रोजेक्ट वॉज एग सेलिंग क्लब,
और जो सबसे बेस्ट जो इसका प्रोजेक्ट निकल के आया था वो ये था कि इन्होंने जो अंडे बेचने वाला जो इनका बिजनेस था दैट वाज द बेस्ट, वो सबसे जो आउटपुट निकला था वो सबसे ज़्यादा उसमें से निकला था। इन 1939 विच बिकेम अ सेल्फ गवर्निंग बॉडी, और 1939 के अंदर ये जो स्कीम थी, ये जो प्रोजेक्ट था, ये अपने आप में एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी बन गया था। अनदर कोऑपरेटिव सोसाइटी वॉज हनी क्लब, और जो इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो आता है हनी क्लब, where the villagers was taught the use of modern bee hives। जो मॉडर्न बी हाइव्स हैं उनका जो कैसे किस तरीके से आप हनी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, कैसे बीज को रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें सिखाई गई थी। एंड एक्सट्रैक्टेड हनी साइंटिफिकली, और किस तरीके से हनी को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है साइंटिफिकली। द हनी वॉज क्योर्ड एंड मार्केटेड कोऑपरेटिवली, और इसके बाद क्या होता था, जो हनी था उसको निकाला जाता था और मार्केट किया जाता था, मतलब बेचा जाता था कोऑपरेटिवली। ठीक है, इसके ड्रॉबैक्स की बात करें तो जैसे कि हमने पहले ही स्टार्टिंग में देखा कि प्राइजेस की बात आ गई थी, तो प्राइजेस के लिए सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है, फंड्स, और फंड्स इनके पास नहीं थे क्योंकि गवर्नमेंट ने हेल्प नहीं करी। मेन शॉर्ट कमिंग वॉज इनएडिक्वेट फंड्स एंड गवर्नमेंट हेल्प। इसके अंदर जो मेन जो प्रॉब्लम आई थी, जो मेन रीज़न था इसका शॉर्टेज का, वो ये था कि इनएडिक्वेट फंड्स थे, मतलब कि फंड्स बहुत कम थे, ना के बराबर थे, और जो गवर्नमेंट की हेल्प थी वो भी ना के बराबर थी। प्रोग्राम सेंटर्ड ऑन पर्सन, जो प्रोग्राम था वो एक पर्सन के इर्द गिर्द घूम रहा था। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ डॉक्टर हैच देयर वर कॉन्फ्लिक्ट ऑन क्वेश्चन ऑफ लीडरशिप, और जब तक डॉक्टर हैच जिंदा थे जब तक तो लीडर वो थे, जैसे ही वो मर गए तो उनके पास वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आने लग गया कि अब इस स्कीम के लीडर कौन होंगे, इन सुनी किसकी जाएगी, जिसके चक्कर में एक बार कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं। नो फंड्स मीन नो पेड वर्कर्स, और जैसे कि आपको पता है अगर फंड्स नहीं होंगे तो पेड वर्कर्स नहीं होंगे, और जो प्रोग्राम है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, और सेम टू सेम वही चीज़ हुई। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल यूनिक एपसाइट्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और प्लीज़ ना दोस्तों बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि जब भी नई वीडियो डालता हूँ ना तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा फिर। ठीक है, तो बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और मेरे लिए कोई सजेशन हो जिससे मैं इम्प्रोवाइज़ कर सकूँ तो प्लीज़ वो भी बताइएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उससे स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा बड़ौदा एक्सपेरिमेंट। बड़ौदा एक्सपेरिमेंट का क्या था, ये स्टार्ट किया गया था वीटी कृष्णाचारी से, कृष्णाचारी इन 1932 में जी इन्होंने स्टार्ट किया था इन बड़ौदा स्टेट के अंदर, वेयर ही वाज दीवान एट दैट टाइम। और जब इन्होंने ये स्टार्ट किया था उस टाइम पे वो उस स्टेट के क्या थे, दीवान थे। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो कुल मिलाकर के दो ही ऑब्जेक्टिव्स हैं, ब्रिंग रैपिड इंक्रीज इन स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ। जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के है उसके अंदर आप रैपिड इंक्रीज करो, धीरे धीरे नहीं एकदम से तेज़ी से रैपिड इंक्रीज कर दो, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा दो, रैपिड एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशनल सिस्टम जो है उसको एक्सपैंड कर दो। तो इनकी जो तीन जो चीज़ें इन्होंने पहले ही ऑब्जेक्टिव में लिख दी थी वो ये थी कि सबसे पहले जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसको बढ़ा दो, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ा दो, एक्सपेंशन कर दो एजुकेशन सिस्टम का। दूसरी बात करें तो इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थ्रू द प्रोविजन ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़। जो भी आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको पूरा करते हुए आप अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को क्या करो, इंक्रीज कर दो। तो ये इनके दो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे कृष्णा जी के। चलिए, द प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ नवसरी इन गुजरात स्टेट। ये जो प्रोजेक्ट था ये स्टार्ट हुआ था डिस्ट्रिक्ट ऑफ नवसरी इन गुजरात स्टेट। Programs like gardening, poultry farming, beekeeping, spinning and weaving were organized। जो प्रोग्राम्स थे जैसे कि गार्डनिंग, पॉलिट्री फार्मिंग, बी कीपिंग, स्पिनिंग एंड वीविंग, ये सब ऑर्गेनाइज किए जाते थे। दोस्तों इसके बाद जो भी चीज़ें होने वाली हैं ना, जो भी स्कीम्स आने वाली हैं, अभी तक जो भी स्कीम्स आई थी पहले उनमें कुछ ना कुछ आपको नया देखने को मिलेगा, लेकिन अब जो स्कीम्स आने वाली हैं वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होने वाली हैं, तो इसलिए आपको याद करने में ना कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो इसके अंदर आपको कुछ ही चीज़ें, हर एक एक्सपेरिमेंट में आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपको सबसे पहले तो किसने स्टार्ट किया था और कौन से ईयर में स्टार्ट किया था और कहाँ पे किया था ये याद होना चाहिए। उनके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बहुत सिमिलर हैं, तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। एंड उसके बाद हम देखते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें डिफ्रेंशिएट करती हैं, मैं आपको हैंड टू हैंड जब भी बताता रहूँगा। री-स्टेबलाइजेशन ऑफ पंचायत एंड अदर प्रोग्राम्स ऑफ विलेज प्रोग्रेस वर ऑर्गेनाइज। जो री-स्टेबलाइजेशन था पंचायत का और जो अदर प्रोग्राम्स थे विलेज प्रोग्रेस, जिससे विलेज को कामयाबी मिल सके, वो सब ऑर्गेनाइज किए गए थे।
एडल्ट एजुकेशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड, और जो एडल्ट एजुकेशन थी उसको भी बढ़ावा दिया गया था। अगर हम वर्किंग सिस्टम की बात करें, बाय पर्सनल एजुकेशन एंड कॉन्टैक्ट बाय विलेज गाइड्स, ये लोगों ने क्या किया था, पर्सनल एजुकेशन मतलब कि एक ग्रुप बना दिया था लोगों का, एंड उसमें से उस टॉपिक के बारे में या किसी चीज़ के बारे में जिसको जानकारी होती थी वो अपनी जानकारी लोगों में बांट देता था। तो इस तरीके से पर्सनल एजुकेशन हो गया। और जो विलेज गाइड्स थे उनके साथ भी ये कॉन्टैक्ट बना रहता था। यूज़ ऑफ स्कूल टीचर इन एक्सटेंशन ऑफ प्रोग्राम, जो स्कूल टीचर्स थे उनका भी यूज़ किया गया था जिससे वो इस प्रोग्राम को एक्सटेंड कर सकें या फिर बढ़ावा दे सकें। यूज़ ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ एक्सटेंशन, और उन्होंने जो ट्रेडिशनल मीन्स थे उनका यूज़ किया था फॉर द एक्सटेंशन। इसके बाद अगर हम फिरका डेवलपमेंट स्कीम आती है हमारी, इसके अंदर क्या होता है कि ये लॉन्च किया गया था मद्रास गवर्नमेंट के द्वारा 1946 के अंदर, और उन्होंने एम किया था अटेनमेंट ऑफ गांधीयन आइडियल ऑफ विलेज स्वराज। और उन्होंने गांधी जी का जो विलेज स्वराज गांधीयन आइडियल जो थे उनका जो विलेज स्वराज तो अटेनमेंट था उसको अचीव करने की कोशिश करी थी। उनका एम ये था कि हमें विलेज स्वराज करना है एक तरीके से। aimed at bringing educational, economic, sanitary and other development activities in villages and also boost spirit of people and make them self-confident and self-reliant। इसका एम ये था कि ये एजुकेशन को लेके आए, इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे, जो सैनिटरी है, साफ़ सफाई, हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखे, और जो भी डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ हैं जो गांव में होती हैं उनका भी जो है एम था कि उनको ब्रिंग अप करें और ज़्यादा बढ़ावा दें, इंक्रीज़ करें उसके अंदर, सो दैट जो सुविधाएँ हैं, जो रिसोर्सेज हैं, जो कंफर्ट है वो इंक्रीज़ हो, जिससे कि जो गांव वाले हैं उनका जो स्पिरिट है वो बूस्टअप हो और जो लोग हैं वो वहाँ के सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाएँ और सेल्फ रिलायंट हो जाएँ। अमॉन्ग प्री इंडिपेंडेंस प्रोजेक्ट दिस वॉज द बिगेस्ट प्रोजेक्ट। प्री इंडिपेंडेंस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना गया है। द शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कीम वॉज टू डेवलप बेसिक एमिनिटीज एंड एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर कैरी आउट कम्युनिकेशन, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, फॉर्मेशन ऑफ पंचायत्स एंड कॉर्पोरेटिव्स। अगर हम इसके छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि सबसे पहले आपकी जो बेसिक नीड्स हैं आप उनको पूरा करो। जैसे कि हम कुछ बता देते हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हो गया। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क वी नो दैट सम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गई, जिससे कि या फिर जो भी हमें फर्म्स चाहिए, गवर्नमेंट फर्म्स चाहिए, जिससे कि कम्युनिकेशन कैरी फॉरवर्ड हो सके, वाटर सप्लाई हो सके, सैनिटेशन हो सके सही से, फॉर्मेशन हो सके पंचायत का और कॉपरेटिव्स का, जो कि सरकार को एक तरीके से हेल्प आउट करे कम्युनिकेशन में, और सारी की सारी जो हायरार्की है वो आराम से कंफर्टेबली चल सके। The long-term objective were to attain self-sufficiency in food, clothing, shelter, development of agriculture। अगर हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव की बात करें तो उनका था कि जो लोग हैं उनके पास सेल्फ सफिशिएंट फूड होना चाहिए, कपड़े होने चाहिए, शेल्टर होना चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर होना चाहिए, एनिमल हस्बेंड्री होनी चाहिए, खादी होनी चाहिए और विलेज इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए। एज़ वी नो कि गांव के अंदर पहले जो फार्मर्स होते थे उनकी खेती नहीं हो पाती थी ढंग से और बहुत सारी दिक्कतें आती थी, तो इनका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव यही था कि जो भी विलेजर्स हैं उनके पास सफिशिएंट फूड रहे, कपड़े रहें, छत रहे अपनी खुद की, और जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलपमेंट करें। पहले के लोग जो होते थे वो गाय भैंसे भी रखते थे, आज भी रखते हैं लेकिन कम रखते हैं, तो उसके अंदर भी किस तरीके से ख्याल रखा जाए और कैसे हर एक घर में एक गाय या एक भैंस ज़रूर होनी चाहिए। खादी जो होती थी वो भी पहले उगाई जाती थी। विलेज इंडस्ट्रीज़ जो है उनको किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, तो ये इनका एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था। एडमिनिस्ट्रेशन कंस्ट्रक्टेड डायरेक्टर ऑफ रूरल वेलफेयर एट स्टेट लेवल। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसके अंदर कुछ किस किस से मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन बनाया इनका। सबसे पहले अगर हम डायरेक्टर ऑफ रूरल वेलफेयर, अगर स्टेट लेवल की बात करें तो जो डायरेक्टर थे रूरल वेलफेयर के वो स्टेट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेट करते थे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होता था वो कलेक्ट्रेट होता था। अगर हम फिरका लेवल पे बात करें तो उसके अंदर रूरल वेलफेयर ऑफिसर होता था और 5 से 10 ग्राम सेवक्स होते थे उनके अंडर, ठीक है। इन 1953 टू 53 से 54 के बीच में, इसका कोई एग्जैक्ट ईयर नहीं है, मतलब इस टाइमलाइन के बीच में ही जो फिरका डेवलपमेंट स्कीम थी उसको मर्ज कर दिया गया था 2 स्कीम्स के साथ। सबसे पहला है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और दूसरा है नेशनल एक्सटेंशन सर्विस प्रोग्राम आफ्टर एडॉप्शन ऑफ मद्रास स्टेट, क्योंकि मद्रास स्टेट ने इन दोनों स्कीम्स को क्या कर दिया था, अडॉप्ट कर लिया था। तो इस वजह से जो फिरका डेवलपमेंट स्कीम थी वो भी इसके अंदर ही क्या हो गई थी, मर्ज हो गई थी।
ठीक है। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट आता है वो आता है इतावा पायलट प्रोजेक्ट। ये जो था ये स्टार्ट हुआ था 1948 के अंदर। इसको स्टार्ट करने वाले थे एल्बर्ट मेयर ऑफ यूएसए हु केम टू इंडिया विद अमेरिकन फोर्सेस इन 1944। ये स्टार्ट हुआ था 1948 में, लेकिन जो इसको स्टार्ट करने वाले जो इंसान थे मिस्टर एल्बर्ट मेयर, वो यूएसए से आए थे इंडिया अमेरिकन फोर्सेस के साथ 1944 के अंदर। ठीक है, वो ओरिजिनेटर थे इस प्रोजेक्ट के। मेहवा एक जगह है यूपी के अंदर, वहाँ पे ये प्रोजेक्ट जो था वो इनिशिएट हुआ था या फिर ओरिजिनेट हुआ था। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, टू नो डिग्री ऑफ प्रोडक्शन एंड सोशल इम्प्रूवमेंट्स थ्रू सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कोऑपरेटिव्स। ये जो ऑब्जेक्टिव था इसका सबसे पहले कि कितनी जो प्रोडक्टिव है या फिर जो सोशल इम्प्रूवमेंट्स है क्या क्या की जा सकती हैं और कहाँ कहाँ पे कमियाँ हो रही हैं। एक तरीके से इन्होंने भी प्रॉब्लम्स को ना फाइंड आउट करने की कोशिश करी थी कि लोगों को कहाँ दिक्कत आ रही है इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ सोशल इम्प्रूवमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कोऑपरेटिव्स। तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने जाना कि कितना लोगों के अंदर एक कॉपरेशन है, कि लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं या फिर काम को बांट के काम कर रहे हैं, या फिर प्रोडक्शन कितना हो रहा है, और जो सोशली वो कितने ज़्यादा कनेक्टेड हैं। इन सारी चीज़ों को उन्होंने ऑब्जर्व किया, स्टडी किया टू फाइंड हाउ क्विकली दीज रिजल्ट्स कुड बी अटेन्ड। उन्होंने ये देखा कि किस तरीके से जो उन्हें रिजल्ट्स चाहिए वो कितनी जल्दी आ सकते हैं। टू नो द रिजल्ट इज़ परमानेंट इवन इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज़ विड्रॉन। उन्होंने ये भी देखा कि अगर बाई चांस इस प्रोजेक्ट को वो इस्टेब्लिश कर देते हैं, काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो कितने समय तक वो प्रोजेक्ट टिक सकता है अगर एक्सटर्नल प्रेशर को या तो हटा दिया जाए या फिर लगा लिया जाए। क्योंकि आपको पता ही है कि इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा मतलब जो पॉलिटिक्स चलती रहती है उसके अंदर कुछ ना कुछ फेरबदल होता रहता है। तो वो एक्सटर्नल प्रेशर ही होता है, जो पॉलिटिकल जो प्रेशर होता है वो एक तरीके से एक्सटर्नल प्रेशर ही हम कह सकते हैं। तो जो एक्सटर्नल प्रेशर है अगर वो हट गया तो इस स्कीम के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर लग गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इस चीज़ के ऊपर भी उन्होंने एक स्टडी करी थी टू एसेस हाउ फार द रिजल्ट्स वर प्रोडक्टिव इन अदर प्लेसेस। और उन्होंने ये भी देखा था कि अगर इस स्कीम को वो अदर प्लेसेस पर भी इम्प्लीमेंट करेंगे तो किस तरीके के प्रोडक्टिव रिजल्ट्स सामने आ सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफिसर एट वेरियस लेवल्स पर पोस्टेड, और जो डेवलपमेंट ऑफिसर्स थे वो कई सारे लेवल्स के ऊपर पोस्ट करे गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है जी एट विलेज लेवल। अब हम विलेज लेवल की बात करते हैं। तो विलेज लेवल के अंदर देयर वाज मल्टीपर्पस विलेज लेवल वर्कर्स। विलेज लेवल के अंदर मल्टीपर्पस विलेज लेवल वर्कर्स थे, मतलब VLW, विद 4 और 5 विलेजर्स अंडर हिम। तो मतलब कि मल्टीपर्पस विलेज लेवल वर्कर्स होते थे जिनके अंदर एक 4 या 5 लोगों के विलेजर्स का एक ग्रुप होता था। Similar to earlier project, it work on improvement variety of seeds, chemical fertilizers, improved implements, plant production and production measures, soil conservation and etc. जैसे कि हमारे पहले प्रोजेक्ट्स थे उसी तरीके से ये उस पर भी काम करता था। जैसे कि इम्प्रूवमेंट हो गई वैरायटी ऑफ सीड्स की, केमिकल फर्टिलाइजर्स की, इम्प्लीमेंट करना उनको, इम्प्लीमेंटेशन जैसे हमने डिस्कस किया था पहले कि हमें सीड्स के साथ साथ इम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए कि किस तरीके से हम सीड्स को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं एफिशिएंटली। प्लांट का जो प्लांट होता है उनका प्रोडक्शन किस तरीके से अच्छे से होना चाहिए और प्रोटेक्शन किस तरीके से होनी चाहिए, सॉइल को हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें। आल्सो देयर वाज प्रोजेक्ट्स इन एनिमल हस्बेंड्री। उसके कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं वो एनिमल हस्बेंड्री में भी थे, कॉरपोरेशन में भी थे, क्रेडिट प्रोविजन में थे, मार्केटिंग एंड सप्लाई में थे, इम्प्रूवमेंट्स ऑफ रोड्स, वाटर सप्लाई एक्सेट्रा। तो इनके अंदर भी ये प्रोजेक्ट्स क्या करते थे, काम करते थे। देयर ओवर एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स, वहाँ पे एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स भी चलते रहते थे जिससे जो बड़े लोग हैं उनको, जो जिनकी एज ज़्यादा है उनको भी लिटरेसी मिल सके। टूर फॉर फार्मर्स, जो फार्मर्स थे उनके लिए जो ट्रेनिंग कैंप्स थे उनके अंदर क्या किया जाता था, टूर करवाया जाता था जिससे उन्हें पता चले कि ट्रेनिंग कैंप्स किस तरीके से होते हैं और ट्रेनिंग किस तरीके से करवाई जाती है और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। मास कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम्स एक्सेट्रा, जो मास कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम्स थे उनको भी रन किया जाता था। इनिशियली स्टार्टेड विद 64 विलेजेस। ये जो इनिशियली स्टार्ट हुआ था ये 64 विलेजेस से हुआ था, लेकिन एक साल बाद ही वो 97 हो गया था और 1951 के अंदर उन्होंने अनदर 125 विलेजेस को अपने अंदर ऐड कर लिया था। ठीक है, इट वॉज मर्ज्ड विद NES, नेशनल एक्सटेंशन स्कीम ब्लॉक। ये जो थे ये मर्ज हो गए थे फिर NES के साथ जल्द में आगे चल के,
मोस्ट कन्वीनियंसिंग पार्ट वॉज इज़ एग्रीकल्चर पर्टिकुलरली इन वीट प्रोडक्शन। जो मोस्ट कन्विंसिंग पार्ट था इसका कि मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा भरोसा हुआ था या फिर सबसे ज़्यादा जो चीज़ें इस स्कीम की बड़ी थी वो थी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी कहाँ पे, जहाँ पे वीट प्रोडक्शन की बात आई थी वहाँ पे ये जो स्कीम थी वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल प्रूव हुई थी। सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। उन्होंने जो प्रॉब्लम थी अनएम्प्लॉयमेंट की और या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट की उसको सॉल्व कर दिया था। सक्सेस गेन्ड वॉज नॉट मेंटेन्ड आफ्टर मेयर्स डिपार्चर इन 1957। जो इस स्कीम की सक्सेस थी वो 1957 से पहले पहले तक ही थी, क्योंकि जब मेयर 1957 में चले गए थे ना तो उसके बाद इसकी स्कीम की जो सक्सेस थी उसको मेंटेन नहीं किया जा पाया, और ये जो स्कीम थी ये धीरे धीरे जा करके ख़त्म हो गई, या फिर मैं कहूँ कि आगे चल के मर्ज ही हो गई थी NES के साथ। फिर उसके बाद आती है जी हमारी नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट। इसकी ये भी कब स्टार्ट हुआ था, ये भी स्टार्ट हुआ था 1948 के अंदर। ये किसकी लीडरशिप के अंदर हुआ था, ये था SK डे। ये कौन थे, मिनिस्टर थे कम्युनिटी डेवलपमेंट के, उनकी लीडरशिप के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। इसका मेन पर्पस क्या था, प्राइमरी पर्पस वॉज टू डेवलप अ टाउनशिप टू रिहैबिलिएट डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। तो जो वेस्ट पाकिस्तान था वहाँ के जो लोग रिहेबिलिएट हो गए थे, मतलब वहाँ से निकाल दिए गए थे, उनके लिए एक टाउनशिप को तैयार करना जिससे जो लोग हैं उनको कोई भी परेशानी ना हो। ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि जिन लोगों को घर वगैरह नहीं मिल पाए और जो वेस्ट पाकिस्तान से निकल गए उन लोगों को ये घर प्रोवाइड करने का या फिर एक टाउनशिप जमाने का एक तरीका। मज़दूर मंजिल स्कीम, जो मज़दूर मंजिल एक स्कीम थी वो इन्होंने लॉन्च की गई थी, SK डे ने लॉन्च करी थी जिससे वो कंस्ट्रक्ट कर सकें टाउनशिप को। ठीक है, टाउनशिप को क्रिएट करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई थी, मज़दूर मंजिल। ओके, द प्रोजेक्ट वॉज बिल्ट इन अ स्वैम्पी बैरन। जो प्रोजेक्ट था वो एक स्वैम्पी बैरन लैंड, मतलब कि जो उपजाऊ ज़मीन नहीं होती है, जो कि बंजर ज़मीन होती है, उसके ऊपर ये जो प्रोजेक्ट था इसको बनाया गया। अराउंड वेकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स ऑन हाईवे ऑफ दिल्ली एंड अम्बाला। ये जो दिल्ली और अम्बाला से जाने वाला जो हाईवे है उसके आसपास जो ट्रेनिंग सेंटर्स पड़ते हैं उसके आसपास ये जो प्रोजेक्ट था उसको इस्टेब्लिश किया गया था। अब क्या क्या बेनिफिट्स मिले थे पीपल्स को वो देख लेते हैं। सबसे पहला, ट्रेनिंग ऑन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स प्रिपरेशन, कि किस तरीके से ट्रेनिंग उन लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी किस तरीके से एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की, एग्रीकल्चर में किस तरीके से उन्हें चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, क्या क्या तैयारियां करके रखनी चाहिए सो दैट हर एक प्रॉब्लम को वो फेस कर सकें या फिर हर एक चीज़ के अंदर वो उनको एक सॉल्यूशन पता हो। ट्रेनिंग ऑन कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी उनको ट्रेनिंग दी गई थी। ट्रेनिंग और कारपेंट्री एक्सेट्रा, जो कारपेंट्री थी या फिर और भी कई सारी चीज़ें थी उनके अंदर भी उनको ट्रेनिंग दी गई थी। आल्सो स्टार्टेड इन वर्किंग इन क्राफ्ट्स लाइक वीविंग, कैलिको प्रिंटिंग, सोप मेकिंग, लॉन्ड्री, बेकरी, ब्लैक स्मिथ, लेदर एक्सेट्रा एंड ट्रेडर्स। इसके अंदर इन्होंने काम करना स्टार्ट किया था क्राफ्ट्स के ऊपर, जैसे कि वीविंग हो गई, वीविंग कैलिको प्रिंटिंग, ये पूरा एक है वीविंग कैलिको प्रिंटिंग, इसके ऊपर इन्होंने काम करना स्टार्ट किया था। सोप मेकिंग, साबुन बनाना, लॉन्ड्री, कपड़े वगैरह धोना, बेकरी, ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, लेदर, विनो एक्सेट्रा और ट्रेड्स, इन सब के अंदर इन्होंने काम करना स्टार्ट किया था। सिमिलर टू अदर विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जो था ये अदर विलेज प्रोग्राम्स की तरह ही बहुत ज़्यादा सिमिलर था, इसके अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, बहुत ज़्यादा मिक्स मैचिंग था इसके अंदर। ऑब्जेक्टिव वाज टू रिहैबिलिएट द रिफ्यूजीज़ इन अ प्लान्ड सेटलमेंट। इसके अंदर रिहैबिलिएट करने का मेन ऑब्जेक्टिव था रिफ्यूजीज़ को एक प्लान्ड सेटलमेंट के अंदर, सो दे गेट एवरीथिंग नीडेड टू लिव, जिससे उनको जीने के लिए जो भी नेसेसिटीज़ चाहिए वो मिल सकें आराम से। द कॉलोनी हैड स्कूल, एग्रीकल्चरल फार्म, पोल्ट्री फार्म, प्रिंटिंग प्रेस, सोप फैक्ट्री एक्सेट्रा। और जो वो कॉलोनी थी जो बस रही थी उसके अंदर स्कूल भी था, एग्रीकल्चरल फार्म भी था, पोल्ट्री फार्म भी था, प्रिंटिंग प्रेस भी थी, सोप फैक्ट्री भी थी और भी कई सारी चीज़ें थी। इट वॉज एन एक्सीलेंट एक्सरसाइज इन प्लानिंग ऑफ टाउन। ये एक एक्सीलेंट एक्सरसाइज थी जिससे एक टाउन को जो था वो प्लान किया जा सकता था और उन्होंने बखूबी किया भी। डिफरेंट अप्रोचेस टू रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया,
तो क्या क्या अप्रोचेज़ होती हैं और अप्रोचेज़ लगाने की ज़रूरत क्या पड़ी वो भी देख लेते हैं। देयर आर नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड अप्रोच टू रूरल डेवलपमेंट। अगर हम यूनिवर्सली बात करें तो रूरल डेवलपमेंट के ऊपर कोई भी अप्रोच यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं होती है। मतलब कि हर एक एरिया के ऊपर, हर एक डेवलपमेंट स्कीम के ऊपर एक अलग अप्रोच लागू हो सकती है। इट इज़ अ चॉइस इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइम, स्पेस एंड कल्चर। ये एक चॉइस है कि आप कौन सी अप्रोच लगा रहे हो, टाइम, स्पेस और कल्चर के हिसाब से। The term rural development connects overall development of rural areas to improve quality of life of rural people. जो टर्म रूरल डेवलपमेंट है वो कनेक्ट करता है पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट से रूरल एरियाज़ की, जिससे कि जो लोगों की ज़िंदगी है उसको इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है, रूरल पीपल की। इट एनकम्पासेस द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ये किस किस के ऊपर ध्यान देता है, जैसे कि डेवलपमेंट हो गई एग्रीकल्चर की, एलाइड एक्टिविटी, उससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ की, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ एंड क्राफ्ट्स, विलेज गांव के कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हो गए या फिर क्राफ्ट्स हो गए, सोशो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसके ऊपर ध्यान देना, उसको आगे बढ़ावा देना, कम्युनिटी सर्विसेज हो गई, इन चीज़ों को बढ़ावा देना, जिससे कि कम्युनिटी जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने, बहुत ज़्यादा अच्छी बने, लोग एक दूसरे के लिए खड़े हों। क्योंकि आज के टाइम में लोग एक दूसरे के लिए खड़े ही नहीं होते हैं, एक कम्युनिटी जो होती है वो स्ट्रॉन्ग ही नहीं होती है, राइट। फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड हों, रोड्स हों, ये सारी चीज़ें जो भी आपके जो एरिया है उसको ऐसा बनाएं कि आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत हो। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। एंड अबव ऑल ह्यूमन रिसोर्सेज इन रूरल एरियाज, और जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज उनको चाहिए, चाहे बिजली है, पानी है, सैनिटेशन है, या फिर जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी ह्यूमंस को मिलें। तो उन सारी चीज़ों को जो रूरल डेवलपमेंट के अंदर हमें चाहिए, उनके लिए हर एक टाइप की एक डिफरेंट अप्रोच है। तो इसके अंदर अगर हम टाइप्स ऑफ अप्रोचेज़ की बात करें तो टोटल 12 टाइप की अप्रोचेज़ हैं हमारे पास। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको नेमली बताने वाला हूँ, सिर्फ नाम बताने वाला हूँ। अगर आपको इन 12 की 12 का भी एक एक्सप्लेनेटरी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं इनके ऊपर भी एक एक्सप्लेनेटरी 12 की 12 जो हमारी स्कीम्स हैं उनको, अप्रोचेज़ हैं सॉरी, उनको मैं एक्सप्लेन कर दूँगा अच्छे से। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं ब्रॉड फ्रंट अप्रोच। फिर आती है आपकी दूसरी जो आपकी अप्रोच है वो है सेक्टोरल अप्रोच। तीसरी है पार्टिसिपेटरी अप्रोच। तीसरी है एरिया डेवलपमेंट अप्रोच। पांचवी है टारगेट अप्रोच। नेक्स्ट है बेसिक नीड्स अप्रोच। फिर है एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंटीग्रेटेड अप्रोच टू रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अप्रोच। नेक्स्ट है ग्रोथ सेंटर अप्रोच। फिर है कम्युनिटी ड्राइवन डेवलपमेंट, CDD और अप्रोच, मतलब डेवलपमेंट की जगह आप अप्रोच भी लिख सकते हो, गांधीयन अप्रोच। एंड द लास्ट वन इज़ टैगोर अप्रोच। तो ये थे हमारी 12 अप्रोचेज़। और दोस्तों ये थी हमारी रूरल डेवलपमेंट की यूनिट नंबर 2। तो दोस्तों अगर आपको ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना सब्सक्राइब करने के बाद। नोट्स डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। सोशली कनेक्ट होना चाहते हो तो उसके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। क्वांटम का जो लिंक है वो भी मैंने नोट्स के लिंक के ठीक नीचे आप देखोगे तो ऐड कर दिया है, तो आप वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। तो आई होप सो कि आपका यूनिट नंबर 2 का जो फुल एक्सप्लेनेशन था वो सक्सेसफुल हो गया होगा। तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए या फिर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्द से जल्द बनाने की। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक वेबसाइट्स।